हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों का स्पेशल डिमांड था कि सर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल कराओ, तो आज से हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 एक ही साथ है, तो पहले हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं, फिर 2 की बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 14, 15, 13, 12 और आपसे पूछा जा रहा है कि NH4 के एक अणु में कुल परमाणु की संख्या कितनी है। मेरे मित्र, आप सभी इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NH4 का होल 2 है। क्या है सर? NH4 का होल 2। आप देख रहे हैं कि NH4 में नाइट्रोजन के एक परमाणु है, तो आप यहाँ पे 1 × 2 करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। चूंकि NH4 का होल 2 है तो यहाँ पे 4 × 2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी है, तो SO4 तो इसी के साथ है, लेकिन यहाँ पे सल्फर के कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे सर 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? आप कहेंगे सर 4 हैं। अब सारे परमाणु को आप जोड़ दीजिए, आप कहिएगा 1 × 2 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये 1 + 4, 2 और 8 10, 1 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि एक अणु में कुल परमाणु की संख्या कितनी है? आप सभी कहेंगे 15। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि H3PO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो हम लोग यहाँ भी यही काम करते जो यहाँ पे किया है। आप कहेंगे सर कैसे? तो आप देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? सर 3 परमाणु हैं। फास्फोरस के कितने हैं? तो सर 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? आप कहेंगे सर 4। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 4 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। यानी कि H3PO4 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? आप कहेंगे 8 परमाणु होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि K2Cr2O7 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, आप सभी अब आसानी से कह सकते हैं कि सर पोटेशियम का 2 परमाणु है, यहाँ पे क्रोमियम का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 7 परमाणु है, तो 2 और 2 4 हो गया और 7 कितना हो जाएगा? 11। यानी कि K2Cr2O7 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो सर 11 परमाणु होंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 8, 2, 18, 32। क्या होगा इसका आंसर? बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि M सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मेरे मित्र, जहाँ भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आप एक बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ पे रहता है। आप सभी कहते हैं सर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में रहता है। तो मान लीजिए कि आपका ये कोई परमाणु है और ये इस परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। मान लेते हैं ये पहला कक्षा है, ये मेरा दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, और इसी तरह एक और कक्षा बना लेते हैं, ये आपका चौथा कक्षा है। ध्यान में रखिएगा, पहला कक्षा को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कक्षा को हम लोग L से, तीसरा कक्षा को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा कक्षा को हम लोग N से, और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, 2n² होती है। कितनी होती है सर? 2n² होती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो n है ये क्या है सर? ये कक्षा संख्या है। n क्या है? कक्षा संख्या है।
आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि m सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। आप देखिए कि यहाँ पे k क्या है, पहला कक्षा, l क्या है, दूसरा, और m क्या है सर, तीसरा कक्षा। तो तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 2n²। यहाँ पे n के जगह पे हम क्या रखेंगे सर 3, क्योंकि n क्या है सर, कक्षा संख्या। तो 2 × 3 का आप स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बस इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। 2 × n क्या है सर, तो पहला, तो कक्षा संख्या 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता चौथे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 × 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, तो 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे। तो आप सभी कहेंगे सर चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाले BaSO4 की मात्रा कितनी होगी, जबकि यहाँ पे तत्वों का परमाणु भार दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तब कितना बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा, यानी कि अभिक्रिया के उपरांत बनने वाली बेरियम सल्फेट की मात्रा कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि BaCl2 जब H2SO4 के साथ मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो कुछ ना कुछ आपका क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट बनेगा, प्रतिफल बनेगा। क्या प्रतिफल बनेगा? तो सर ये आपका बेरियम सल्फेट और HCl बनेगा। आप कहेंगे ये रिएक्शन कैसे हो गया? तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि किसी भी फार्मूला का जो पहला तत्व होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा तत्व नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BaCl2 है तो Ba प्लस होगा और Cl2 क्या होगा, माइनस होगा। H2 क्या होगा, प्लस होगा और SO4 क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर प्लस वाला जो है वो माइनस के साथ जुटेगा, यानी कि बेरियम सल्फेट के साथ जुटेगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस है तो ये किसके साथ जुट जाएगा, क्लोरीन के साथ, क्या बना लेगा सर, HCl बना लेगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो कितना बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा, ये चीज़ आपको बताना है। थोड़ा देर के लिए आप ये भूल जाइए कि आपके क्वेश्चन में 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड कहा जा रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसमें कितना बेरियम क्लोराइड कितना बेरियम सल्फेट बना रहा है। आप कहेंगे कि सर जितना इसका अनुभार होगा और जितना इसका अनुभार होगा वही होगा सर। कैसे? तो देखिए कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 137 ग्राम। क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी कहेंगे सर 35.5 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है सर, 2 है, तो 35.5 × 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 137 प्लस ये हो जाएगा 71 और ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 208 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि जब 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो कितना बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। आप कहेंगे सर इसका अनुभार निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बेरियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 137, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान आप सभी कहेंगे सर 32, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहेंगे सर 16, यहाँ पे 4 है तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तो लीजिए जब आप सबको जोड़िएगा तो 7 2 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 6 3 9, 3 12 1 13 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जब 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बना रहा है।
आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करे तो बनने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। आप सभी कहेंगे सर यहाँ से 1 ग्राम का निकाल लेंगे और फिर 2.08 ग्राम के साथ गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप कहेंगे कि सर जब 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बना ले रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करेगा H2SO4 के साथ तो कितना बेरियम सल्फेट बनेगा। आप सभी कहिएगा सर 233/208 ग्राम बनेगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा कितना बेरियम सल्फेट बनेगा। आप कहेंगे 1 ग्राम में इतना बन रहा है, इसीलिए 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो 233/208 गुना 2.08 हो जाएगा। यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 पे 00 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये 208 और 208 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 233/100 यानी कि 2.33 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2.08 ग्राम बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो कितना बेरियम सल्फेट बनेगा। आप सभी कहेंगे 2.33 ग्राम। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे। बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी परमाणु के अणु के आयन के 1 मोल में टोटल जो परमाणु अणु और आयनों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो सर एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर होती है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है सर, तो 6.022 × 10⁻23। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। तो आपको जहां भी ये क्वेश्चन मिले कि किसी परमाणु अणु या आयन के 1 मोल में कितने परमाणु अणु या आयन होंगे, आप सभी क्या कहेंगे 6.022 × 10⁻23। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7, 15, 22 और 37। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग तत्वों के द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो तत्वों के द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और A = हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो हम सभी पढ़ते हैं सर A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, अगर हम उस दोनों को जोड़ देते हैं तो उस परमाणु का क्या निकल जाता है सर, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है सर 15 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 22। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, इसको जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 37। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। जी हाँ, आपको यहाँ पे कुछ विलयन का पीएच वैल्यू दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से किस में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता है।
आपका विलियन का जो पीएच वैल्यू है वो है 4.7, दूसरा है आपका 8.0 और तीसरा है 2.4 और चौथा है आपका 10.1। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों विलियन में से किसमें H+ आयन की उच्चतम सांद्रता है। मेरे मित्र, जब यहाँ पे H+ आयन की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय विलयन की बात की जा रही है, क्योंकि अम्ल में ही क्या होता है सर, H+ आयन देने की क्षमता होती है और जो भस्म होता है उसमें OH- आयन देने की क्षमता होती है। तो आप सबों को ये भी मालूम होगा कि किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होगा वो विलयन उतना ज़्यादा H+ आयन देगा। तो आप अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पहला विलयन का पीएच वैल्यू कितना है सर 4.7, दूसरा का कितना है सर 8.0, तीसरा का सर 2.4 और चौथा का 10.1। आप सभी कहेंगे कि सर ये दोनों तो पहले से ही कैंसिल है। क्यों कैंसिल है? क्योंकि इन दोनों का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है सर 7 से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि 8.0 और 10.1 जिस विलयन का पीएच वैल्यू होगा वो कौन सा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। अब बात रह जाती है 4.7 और 2.4 का। आप सभी को मालूम है कि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा H+ आयन देगा। तो 7 से बहुत कम कौन है सर 2.4। तो 2.4 वाला जो विलयन होगा, यानी कि जिस विलयन का पीएच वैल्यू 2.4 होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी सर, उच्चतम होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है सर 298। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और आपके क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 298। फिर कहा जा रहा है कि यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 189 है तो पूछा जा रहा है कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z = वाट, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी कहेंगे ये कैसे बनेगा, बड़े ही आसानी से बनेगा। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर परमाणु संख्या = यानी कि Z = हम लोग P लिखते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग Z = P = E भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या कितना है 298 और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 189 और पूछा जा रहा है परमाणु संख्या क्या होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जब परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है तो यहाँ पे जितना हमारा प्रोटॉन आएगा वही उस तत्व की क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप बताइए कि द्रव्यमान संख्या = अभी जस्ट आपने क्या देखा है सर, A = P + N देखा है। तो आप बताइए कि आपका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 298। आपको मालूम करना है प्रोटॉन की संख्या, तो P हम यहाँ रहने देते हैं। न्यूट्रॉन कितना है सर 189। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर P = हो जाएगा 298 - 189। तो आप कहेंगे सर P = हो जाएगा 9 9 18 और 8 8 0 यहाँ पे 109। यानी कि इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 109 और आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, आप सभी कहेंगे सर 109 होगी। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या डैश है।
जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि मोल की संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है उसको जिस तत्व के बारे में पूछा जा रहा है या जिस यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है, अगर तत्व है तो उसको परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देना है और यौगिक है तो उसको यौगिक के अनुभार से डिवाइड कर देना है। आप इसके लिए चाहें तो एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि मोल की संख्या जब आपका तत्व हो तब, यहाँ पे आप तत्व भी लिख लीजिए, तत्व के बारे में पूछे कि मोल की संख्या कितनी है तो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है और जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यौगिक से संबंधित हो कि किसी यौगिक में मोल की संख्या कितनी है तो ध्यान में रखिएगा सर, यौगिक में मोल की संख्या जो होगी तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान होगा उसको जब आप उस यौगिक के अनुभार से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन में किसकी चर्चा करी जा रही है, आपके क्वेश्चन में एल्युमिनियम का चर्चा करा जा रहा है और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 27 ग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 81 ग्राम एल्युमिनियम में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। आप क्या कहेंगे सर, 81/27 हो जाएगा, 27 तिया 81 होता है, यानी कि 81 ग्राम एल्युमिनियम में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। आप सभी कहेंगे सर 3 होगी। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई तत्व है उसका परमाणु भार कितना दिया हुआ है, तो परमाणु भार W दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि इसी तत्व की जो परमाणु संख्या है, इसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वो कितना है, n है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। आप सभी बताएंगे कि सर अभी जस्ट आपने बोला है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या n है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है कि जब परमाणु संख्या n है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, n ही होगी सर। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 15 मोल, 16 मोल, 25 मोल, 10 मोल। क्या होगा इसका आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे बताया है। आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।